आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, साथ में डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, लेकिन इसके बावजूद भी आज बहुत बड़ी गिरावट हुई। ये बात अलग है कि बड़ी गिरावट के बाद में कुछ रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी गिरावट है। तो क्या वाकई में रिजल्ट बहुत ही खराब है या फिर इसके पीछे कुछ और वजह है? तो इस वीडियो के माध्यम से उस वजह को डिस्कस करेंगे, आखिर ये गिरावट क्यों हो रही है। क्योंकि रिजल्ट तो वैसे ही है जैसा हमने सोचा था, उसमें कोई बड़ी दो राय नहीं है। क्योंकि इस बार जिस तरह से इनके टेक्सटाइल सेक्टर में, बिजनेस में तो कमी दिखाई दी थी, पूरे इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर की, जिस तरह से एक्सपोर्ट का बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ था ग्लोबल मंदी की वजह से, साथ में इनकी जो इनपुट कॉस्ट है बढ़ गई थी। तो नतीजे यही होने थे जो पहले से पता था। तो फिर ये इतने सब संभावना पहले से पता होने के बाद इतनी गिरावट क्यों हो रही है, उसके पीछे कुछ और वजह जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह, क्या इस समय हमें डिप में खरीदारी करनी चाहिए या फिर ट्राइडेंट लिमिटेड से हमें निकल जाना चाहिए, आगे की क्या संभावना बन रही है, क्या रणनीति है ट्राइडेंट को लेकर। तो बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और पिछले रिजल्ट भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि ट्राइडेंट वाकई में बहुत ज़्यादा कमजोर हो गई है या ट्राइडेंट ने कुछ इंप्रूवमेंट किया है और आने वाले समय में यहाँ पे शानदार तेजी बन सकती है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ छुपी हुई बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 12:30-1 बजे का टाइम है। स्टॉक आज ओपन हुआ 36 पर, बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट के साथ में, और दिन का जो लो है वो है 35 का, यानी एक तरफा ज़बरदस्त गिरावट हुई। रिजल्ट को यहाँ पे देख के लोगों ने रिएक्ट जिस तरह से किया वो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक था, लेकिन फिर स्टॉक के अंदर फिर से रिकवरी हुई थोड़ी और 38.45 का हाई बना। फिलहाल स्टॉक 38 पे ट्रेड कर रहा है, यानी 4.40% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इंट्राडे में बहुत बड़ी गिरावट हुई थी। यहाँ पे इसके वॉल्यूम को देखें तो काफ़ी समय के बाद जबरदस्त वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 1 महीने पहले इसका 88 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम होता, परसों 2 करोड़ का वॉल्यूम होता, आज अभी लगभग 12 बजे के पहले ही लगभग 2 करोड़ का वॉल्यूम हो गया है। तो वॉल्यूम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी है। अब ट्राइडेंट ने जो अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर किया है, उसमें अगर आप देखोगे तो इनकी जो नेट प्रॉफिट है उसमें 37.45% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है, जो इस बार 129 करोड़ रुपीज़ रहा है। जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर कंपेयर करें तो वो 206 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। तो प्रॉफिट में गिरावट है और ये पहले से ही हमें इसकी संभावना तो लगी रही थी कि इस बार प्रॉफिट कम होगा। इसके अलावा जो अच्छी बात ये निकल के आई है कि इनका जो रिवेन्यू है उसमें बढ़ोतरी हुई है, ये बहुत ही शानदार बात है। इस बार 13.32% की हमें रिवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी ऑपरेशन रिवेन्यू इनका बढ़ा है, जो इस बार 1679 करोड़ रुपीज़ रहा है। जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1482 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स 172 करोड़ रुपीज़ बताया, जबकि पिछले साल ये 274 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। तो यहाँ पे 37 पॉइंट की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पे 24.94% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिल रही है, जो 1512 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है। और इसके पीछे वजह है कि जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट वो बढ़ी थी, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी के लिए उनको बेनिफिट दिया गया उसका भी असर देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें 7.97% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो कंपनी का टेक्सटाइल डिवीज़न है उसके रिवेन्यू जो रहा है इस बार वो 1356 करोड़ रुपीज़ रहा है, जहाँ पे हमें 5.36% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो टेक्सटाइल डिवीज़न ने इस बार कुछ अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अलावा अगर कंपनी का पेपर और केमिकल डिवीज़न की बात करें तो वहाँ पे 323 करोड़ रुपीज़ का रहा है, जहाँ पे हमें 65% की शानदार जंप देखने को मिल रही है ईयर ऑन बेसिस पे। तो इनका जो पेपर बिजनेस और केमिकल बिजनेस ने काफ़ी अच्छा कमाल किया है। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन में गिरावट रही है लगभग 18.96% की। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने इस बार 0.36 पर शेयर, यानी 36 पैसे पर शेयर डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो ये अच्छी बात है कि कंपनी लगातार आपको डिविडेंड भी डिक्लेयर करती रहती है। अब अगर हम क्वार्टर वाइज इनके सेल को देखें तो सितंबर 2021 में 1692 करोड़ रुपीज़ का इनका टोटल सेल था। दिसंबर में 1980 करोड़ रुपीज़ का सेल, यानी कुछ कमी रही सेल में। मार्च की बात करें तो 1870 करोड़ रुपीज़ का सेल, तो उसमें और गिरावट हुई। और जून क्वार्टर में 1680 करोड़ रुपीज़ का टोटल सेल हुआ। तो आप देख सकते हो कि सेल लगातार डाउन हुआ है। इसके खर्च की बात करें तो सितंबर 2021 में 1281 करोड़ रुपीज़ का खर्च था। दिसंबर में 1574 करोड़ रुपीज़ का टोटल एक्सपेंसेज, और मार्च 2022 में आप देखें तो 1532 करोड़ रुपीज़ का एक्सपेंसेज, और जून क्वार्टर में इस बार 1418 करोड़ रुपीज़ का एक्सपेंसेज। तो इस बार थोड़े खर्च में भी कमी रही है, क्योंकि कारोबार में कमी है तो उस वजह से खर्च भी कम हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें
तो सितंबर 2021 में 411 करोड़ रुपीज़ का था, दिसंबर में 406 करोड़ रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और मार्च में 338 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट और इस बार 262 करोड़ रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो लगातार हर क्वार्टर में आप देख सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो रहा है और वजह इसके पीछे टेक्सटाइल सेक्टर में आई मंदी, इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड कम हो गई थी। और अब आप देखें इनके नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, क्वार्टर 2 में कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 235 करोड़ रुपीज़ का रहा था और आप देख सकते हो कि क्वार्टर 3 में वो घट के 211 करोड़ रुपये तक रह गया और क्वार्टर 4 में वो 181 करोड़ रुपये तक आ गया और इस बार 129 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है। तो पिछले 4 क्वार्टर से आप देखोगे तो लगातार प्रॉफिट तो कम हो ही रहा है। ईपीएस में भी कमी आई है, आप देख सकते हो कि क्वार्टर 2 में 0.46 था, जो क्वार्टर 3 में 0.41 हुआ और क्वार्टर 4 में 0.36, इस बार 0.25। तो कुछ तो प्रदर्शन कमजोर रहा है, ये बात तो सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये तो पहले से ही हमें पता था कि इस बार प्रॉफिट कम रहेगा, लेकिन फिर भी कंपनी का प्रदर्शन अच्छा है। अब यहाँ पे हम अगर देखें पूरे सालाना आधार पे तो आप देख सकते हो कि मार्च 2020 में इनका टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट 846 करोड़ रुपीज़ का था, मार्च 2021 में 826 करोड़ रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मार्च 2022 में वो 1520 करोड़ रुपये तक पहुंचा और इस फाइनेंशियल ईयर देखें तो 1416 करोड़ रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आप देख सकते हो कि 2021 के बाद में तो शानदार प्रदर्शन है, पिछले 2 साल से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है और अगर इनके टोटल सेल की बात करें तो उसमें भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी है, क्योंकि आप देख सकते हो कि मार्च 2021 में जहाँ पे 4531 करोड़ का टोटल सेल था वो बढ़ के इस बार 7221 करोड़ तक पहुँच गया। तो अच्छी खासी बढ़ोतरी सेल में हुई, इसका मतलब कारोबार तो प्रगति पे है। अब यहाँ पे अगर हम इनके टोटल नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च 2020 में इनका 340 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और मार्च 2021 में कम होकर 304 करोड़ रुपये हुआ, लेकिन मार्च 2022 में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई, 834 करोड़ रुपये का टोटल इनका नेट प्रॉफिट रहा और इस बार 756 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट रहा। तो अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर आप इसको 2021 से कंपेयर करोगे तो अभी भी जो इनका प्रॉफिट है वो दुगना से ज़्यादा है। तो इससे कोई चिंता की बात नहीं, रिजल्ट में इतनी कोई ख़राब बात निकल के नहीं आ रही है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है। अगर हम इनके पिछले 10 साल से इनकी परफॉर्मेंस देखें तो सेल्स ग्रोथ के आंकड़े देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव और इस पूरे साल की बात करें तो 36% पॉजिटिव है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 35% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 20% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 31% पॉजिटिव और फाइनेंशियल ईयर ये देखें पूरा तो 48% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं। अब स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 46% है, 5 ईयर के हिसाब से 40% अप, 3 ईयर के हिसाब से 92% अप और 1 ईयर के हिसाब से 99% अप। तो आपको काफ़ी अच्छे उत्साहवर्धक आंकड़े CAGR के भी दिखाई देंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 14% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से भी 14% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 15% पॉजिटिव, लास्ट ईयर के हिसाब से 23% पॉजिटिव। तो ये सारे आंकड़े बहुत ही अच्छे और जिसके हिसाब से कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई गिरावट इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये गिरावट क्यों? इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह वो है राजेंद्र गुप्ता। राजेंद्र गुप्ता ने इस बार डायरेक्टर के पद से और साथ में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। राजेंद्र गुप्ता ने ये क्यों किया? तो इसके पीछे जो उन्होंने वजह बताई है वो बताई अपनी हेल्थ और अपने फैमिली के प्रति कमिटमेंट्स, उसके लिए उन्होंने ये अपने पद से इस्तीफा दिया है। लेकिन वाकई में क्या यही रीज़न है? रीज़न ये नहीं है। रीज़न ये है कि काफ़ी समय से लगातार बहुत सारे ब्लेम लगाए जा रहे थे राजेंद्र गुप्ता के ऊपर, उनके ऊपर जिस तरह से आरोप लग रहे थे उनसे उनका दिल दुखा है और इसीलिए उन्होंने इस बार ये डिसीजन लिया है और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। फिलहाल अगर आप देखें तो राजेंद्र गुप्ता चेयरमैन एमिरेटस के तरीके से रहेंगे एक नाम के लिए, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी एक्टिविटी यहाँ पे बिल्कुल कंपनी में कम कर दी है और ये इसीलिए हुआ कि उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। जिस तरह से लगातार उनके ऊपर ब्लेम लग रहे थे, इतनी मेहनत से उन्होंने कंपनी को खड़ा किया, उन्होंने कहा कि ज़्यादा कंपनी से पैसे ले लिए और इसीलिए राजेंद्र गुप्ता ने फाइनली डिसीजन लिया, उन्होंने डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया और यही कंपनी के लिए एक बुरी बात है। जिस तरह से उनका अनुभव का फ़ायदा कंपनी को मिल रहा था, इस वजह से एक आप देखें तो एक निगेटिव मैसेज जा रहा है और यही वजह है कि ट्राइडेंट में आपको गिरावट देखने को मिल रही है और आने वाले इसमें थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है, जबकि राजेंद्र गुप्ता की तरफ से कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं उठाया जाता है। कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन राजेंद्र गुप्ता का इस बार मोह भंग हो गया एक तरह से देखें तो, और जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया यह अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए। तो अब यहाँ पे राजीव दीवान होंगे नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कंपनी के, ये 9 अगस्त से इनका पद लागू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो दिनेश कुमार मित्तल की फिर से रीअपॉइंटमेंट की गई है नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पे, तो ये नई अपॉइंटमेंट हुई है इस बार और राजेंद्र गुप्ता ने एक तरह से अपने को फ्री कर दिया है।
और इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा दबाव दिखाई दे रहा है। और ये बात हमें भी थोड़ी सी खटकती है क्योंकि राजेंद्र गुप्ता का योगदान बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर वो उनकी पूरी की पूरी भूमिका रहेगी ट्राइडेंट में तभी ट्राइडेंट आगे बढ़ पाएगी। लेकिन ओवरऑल कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और इस समय जो गिरावट होनी थी हो चुकी है। आने वाले समय फिर से तेजी की संभावना बनी, तो निवेश को बनाए रखे, डरे नहीं। और जिस तरह से आने वाले समय फिर से पॉजिटिव संभावना बनेगी, कंपनी लगातार आपको अच्छा डिविडेंड भी देती है, तो इसमें बने रहना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो FIA है वो भी लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं ट्राइडेंट में। जब देख सकते हो आप कि सितंबर 2021 में उनकी जो 2.14% की होल्डिंग थी वो जून आते बढ़कर 3.17% हुई है, तो निवेश को बनाया जा सकता है। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो बने रहे, वाकई में स्टॉक आने वाले समय के निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। ये आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।